ये फ्रीज का रिसाइकल सिस्टम डायग्राम गैस का कैसे होता है। ये हम लोगों का कंप्रेसर, इसको चलाने के लिए लगा है रिले। ये हम लोगों का कंडेंसर जो डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा हुआ है वेल्ड के जरिए। ये स्पान वेल्ड है, क्या है वेल्ड, वेल्ड ठीक। जितना भी पॉइंट है सब क्या है वेल्ड है, एक दूसरे से ये सब जोड़ है, क्या है जोड़। यहाँ से गैस निकल कर देखिए, ये कंप्रेसर है पहला पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया कंडेंसर, तीसरा पार्ट यह हो गया ड्रायर, चौथा पार्ट हो गया कैपिलरी, पांचवा पार्ट हो गया कूलिंग कॉइल, छठवां में ले सकते हैं एक्यूमुलेटर। और इतने पार्ट हम लोगों का मिलकर मैकेनिकल पार्ट जुड़कर ये पूरे रिसाइकल सिस्टम को बनाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो जुड़ गया। अब इसमें 220 वोल्ट की एसी सप्लाई रिले के द्वारा इस कंप्रेसर में दिया जाएगा। कंप्रेसर जब चालू हो जाएगा, इसका पंपिंग क्रिया चालू होगा, तो यह इधर से गैस को खींचता है। इसमें R134 से गैस भरा हुआ सिस्टम में रनिंग करता हुआ है, R134 से गैस ठीक। इसमें R134 से गैस को यह खींच कर ठीक, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर इस लाइन डिस्चार्ज लाइन के जरिए बाहर निकलता है। जब गैस का ये प्रेशर जब डिस्चार्ज लाइन से निकलता है तो इसका तापक्रम बढ़ जाता है। इस लाइन का तापक्रम बढ़ जाता है 90 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इस लाइन का जो तापक्रम है कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिखा गया है गैस का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी इस लाइन में जो गैस का प्रेशर है वो हाई रहता है और उसका टेम्परेचर भी क्या रहता है हाई रहता है। तो यहाँ से जब ये गैस जो तापक्रम होता है, इसकी गर्मी जो होती है, ये पूरा कंडेंसर गर्म हो जाता है। क्या होता है गर्म, और हवा के संपर्क में आकर इसकी ऊष्मा क्या होती है बाहर निकलती है। हाँ, हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर इन एनवायरमेंट, वातावरण, समझ रहे ना। अर्थात जो इसकी गर्मी है यानी ऊष्मा, क्या है ऊष्मा, वो निकल कर वातावरण में चली जाती है। और जब निकल जाएगी तो गैस यहाँ से लोहे का होता है और अंदर से ये इसके आगे जो लगा होता है पाइप, इस पाइप के बाद एक पतली पाइप लगी हुई है, देख रहे हैं आप लोग। अगर इसमें एक भी कण इधर चला जाएगा तो ये जाम हो जाएगी और गैस आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आगे क्या लगा ड्राई फिल्टर है सर, ये गैस को छानती है। क्या करती है गैस को छानती है और इसके अंदर गैस के उपस्थित नमी भी हो सकती है। तो इसके अंदर सिलिका जल की गोली होती है जी सर, जो उसको सोख लेती है नमी को, ठीक है। और गैस शुद्ध रूप से आगे ये कैपिलरी ट्यूब में जाती है, जिसका व्यास लंबाई देख सकते हैं 8 से 10 फीट यहाँ से होती है। और जो व्यास होता है 0.031 इंच से 0.0356 इंच तक होती है, यानी बहुत ही एक बाल के बराबर इसमें होल होता है। और उसी होल में जो गैस होती है, इधर का हाई प्रेशर की गैस यहाँ आगे जाएगी तो प्रेशर लो हो जाता है। देखिए जैसा कि इसका तापक्रम यहाँ पर 90 है और यहाँ पे जब ऊष्मा निकल जा रही है तो तापक्रम कितना हो रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। और कंट्रोल करती है कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल के अंदर जब गैस जाती है तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब गैस यहाँ से निकलती है ना पतली पाइप से, तो इसको अणु जो होती है यहाँ पर लिक्विड रूप में जाता है। किसके रूप में लिक्विड और गैस रूप में मिक्स रूप में जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद जो इसमें मोटी पाइप होने की वजह से गैस चारों तरफ फैलाव करते हैं। गैस पतली पाइप से जब निकलेगी गैस और मोटी पाइप जगह मिलेगा तो गैस क्या करेगी फैलाव करेगी ना। अब ये फैलाव करते हुए गैस आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर एकदम लो होता है। गैस का प्रेशर क्या होता है लो। और गैस के प्रेशर लो होने की वजह से यहाँ से यह ऊष्मा को सोखता है। मान लीजिए आप पानी रखा गया है, क्या रखा गया है पानी, समझा ना या मान लीजिए कोई भी चीज खाद्य पदार्थ जो फ्रिज में रखा होता है उससे ऊष्मा निकलकर इसके अंदर ये गैस होती है, ऊष्मा क्या करती है सोखती है, यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्या करती है अवशोषित करती है।
उष्मा गुप्त उष्मा लिखेंगे। गुप्त उष्मा अवशोषित करती है। गुप्त उष्मा को अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब सोखती है ना। जी सर। गुप्त उष्मा को अवशोषित करती है गैस, और यह उष्मा जितनी गैस के अणु जाएंगे ना जैसे आगे की तरफ लो प्रेशर में, तो अपने अंदर आसपास की जितनी भी वस्तुओं की उष्मा होती है ना अपने अंदर सोखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये एक्यूमुलेटर लगा होता है यहाँ पे, जब इसका एंड पॉइंट होता है तो जितने भी गैस के अणु होते हैं सभी के सभी उष्मा लेकर यहाँ से पास करते हैं। और जो गैस के अणु मान लीजिए उष्मा अभी नहीं ले पाते हैं तो वो नीचे अभी रुके रहते हैं इधर की साइड में, ठीक है ना। अब बाकी जो है ये सबको एक्यूमुलेटर पास कर देता है, यानी जितने भी गर्म रेफ्रिजरेंट होते हैं गैस होते हैं, वेपर रूप में होते हैं, वो आगे पास करते हैं और इस लाइन के जरिए सक्शन इंजन में फिर कंप्रेसर में आते हैं। ओके, जी सर। अब कंप्रेसर क्या करता है, पुनः उसका प्रेशर डाल के इस लाइन में भेजता है और जितनी गर्मी यहाँ से सोखा रहता है गैस, उस गैस को यहाँ पर कंडेंसर में आने के बाद इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि इसकी गर्मी वायुमंडल में बाहर की तरफ निकल जाती है हीटिंग के माध्यम से। फिर से वो गैस ठंडा हो जाएगा, यानी जितना गर्मी यहाँ से सूखा था उतना गर्मी यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और फिर इसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाएगा इस कूलिंग कॉइल के अंदर और फिर वही प्रोसेस करेगा, फिर से गुप्त उष्मा को अवशोषित करेगा। और फिर यहाँ पर देखिए 2 डिग्री सेल्सियस है, आगे आते कितना हो जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी इधर इधर गर्म उष्मा क्या करती है, सोख रही है, तभी तो 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि यहाँ से उष्मा यहाँ से लेकर आएगी, इसको देगी, यहाँ से उष्मा इसमें जाएगी और ये इसमें भेजेगा, यहाँ से उष्मा बाहर निकलेगा। और लगातार जो है अगर ये फ्रीज के अंदर है एक बॉक्स के अंदर, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, लगातार इसकी उष्मा निकल रही है तो लास्ट में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद -15 डिग्री सेल्सियस, समझ रहा है ना। इस तरह से करते करते आप देखेंगे कि इसके पास रखा हुआ बोतल का पानी बर्फ के रूप में धीरे धीरे क्या होता है जम जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों का फ्रीज ठंडा करता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये